चलो तो ये यहाँ पे अपन ने स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। IgD जो है इसका क्लास स्विचिंग नहीं होता। समझ में आया क्या? हमने यहाँ पे सभी क्लास के एंटीबॉडी लिखे हैं। पहले IgM ही प्रोड्यूस होता है, उसके बाद में अगर फिर से एंटीजन इंटरेक्ट करता है मेमोरी सेल के साथ तो फिर अपन क्या करेंगे, क्लास स्विचिंग करेंगे IgG, IgA या फिर IgE के लिए। तो अभी आपके पास में तीन में से कोई भी अभी एक एंटीबॉडी के लिए क्लास स्विचिंग हो रहा है, कोई भी एक एंटीबॉडी अभी आपका प्रोड्यूस होगा, आइदर G, A और E। बट D का क्लास स्विचिंग यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, और वो होता भी नहीं। तो क्यों नहीं होता, तो इसको आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक समझ में आएगा आपको, इसमें किसी को डिफिकल्टी है क्या? ठीक है क्या यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। चलो उसके बाद में नेक्स्ट, genes for the heavy and light chain. Present at different chromosome. अब एंटीबॉडी के जो भी हेवी एंड लाइट चेन है, इसके एक्सप्रेशन की अपन ने बात की है ना। तो हेवी चेन एंड लाइट चेन इसके एंटीबॉडी की, तो कंप्लीट एंटीबॉडी अगर आपको बनाना है तो आपको लाइट चेन को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा और हेवी चेन को भी आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। लाइट चेन अपन ने लैम्बडा, कैपा टाइप का पढ़ा, बराबर। तो हेवी चेन जो है ये हमारे पास में म्यू, डेल्टा, गामा, अल्फा, इप्सिलॉन, ये 5 टाइप के होते हैं। अगर हम ह्यूमंस में क्रोमोसोम की बात करते तो ये आपका 22 टू 14, तो माइस में 16, 6, 12। अब देखो कि इसको याद कैसे रखना है। लैम्बडा, कैपा और हेवी 22 प्लस 2 कितना होता है, 24 होता है, बट हमारे पास में 23 होते हैं, इसलिए अपने को यहाँ पे 14 लिखते हैं, -10 लिखते हैं। 16 प्लस 6 22 होता है, बट यहाँ पे -10 कर देते हैं, मतलब 12 लिखते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है क्या। तो ह्यूमंस की अगर अपन बात करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर 22 के ऊपर लैम्बडा के लिए है, क्रोमोसोम नंबर 2 के ऊपर कैपा के लिए है, और क्रोमोसोम नंबर 14 के ऊपर आपके हेवी चेन के लिए। मतलब हेवी चेन के जितने भी जीन्स है, जितने भी क्लास है आपके पास में 5 टाइप के, वो सभी के सभी कहाँ पे है, हेवी आपके 14 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर, और इन केस ऑफ माइस वो आपका 12 नंबर के क्रोमोसोम के ऊपर। चलो ये समझ में आ गया क्या, जीन कहाँ पे है ये समझ में आ गया। अब अपन आगे पढ़ते कि अगर कोई भी
जीन्स की अगर अपन बात करते तो जीन एक्सप्रेशन इज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सीक्वेंसेस। फॉर एग्जांपल प्रमोटर के ऊपर डिपेंड करता है ये, बराबर। उसके बाद आपके जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं, तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस में आप इन्हांसर पढ़ सकते हैं, आप साइलेंसर सीक्वेंस हमने पढ़े जिसके साथ रिप्रेसर बाइंड होता है, और लीडर सीक्वेंस हमने पढ़ा जो मोस्ट रेगुलेटरी होता है ना। तो ये आपके जीन एक्सप्रेशन जो है, कोई भी प्रोटीन हो, उस प्रोटीन का जीन एक्सप्रेशन डिपेंड करता है ये आपके इस सीक्वेंसेस के ऊपर। प्रमोटर होना जरूरी है, विदाउट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं हो सकता। और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस क्या करते हैं, रेगुलेशन करते हैं कि कब आपको वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करना। एंटीबॉडी बी सेल हमेशा प्रोड्यूस नहीं करता, जब उसका इंटरेक्शन एंटीजन के साथ में होता है तभी वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट की आपका लैम्बडा के लिए जीन कैसे होता है, कैपा के लिए जीन कैसे होता है, और हेवी चेन के लिए जीन कैसे होता है, वो सीक्वेंस हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो लैम्बडा का अगर अपन बात करते हैं तो लैम्बडा चेन जो है, इसके लिए हमारे पास में ये एल का मतलब है लीडर सीक्वेंस, ठीक है। ये नोट्स का मैं पीडीएफ अभी क्लास खत्म होने के बाद में तुरंत भेज दूंगा, ठीक है। ये जो लीडर सीक्वेंस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। तो ये हमारा क्या है, लीडर सीक्वेंस। वी का मतलब क्या होता है, वी का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है। ये जो बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये बॉक्सेस इंडिकेट कर रहे हैं एक्सॉन्स को, समझ में आया। तो ये जो अपन बॉक्स निकाल रहे हैं, ये सारे बॉक्सेस किसको इंडिकेट कर रहा है, इंट्रो एक्सॉन्स को, ठीक है। और लाइन, लाइन क्या इंडिकेट करता है, इंट्रॉन को, समझ में आया क्या। तो एक्सॉन इंडिकेटेड बाय बॉक्स, और अपन का लाइन जो निकाला है अपन ने, वो किसको इंडिकेट कर रहा है, इंट्रॉन को। हमारे काम का सीक्वेंस कौन सा है, बॉक्स वाला, है ना। तो वी का मतलब वेरिएबल, एल का मतलब लीडर, और उसके बाद में सी, सी का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है क्या। उसके बाद जे, जे का मतलब होता है ज्वाइनिंग। अब देखो कि आपके लैम्बडा जो चेन का जीन का सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इसमें वेरिएबल रीजन कितने हैं, ये फर्स्ट और ये आपका सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और ये आपका सेकेंड। ज्वाइनिंग रीजन कितने दिख रहे हैं आपको, चार, 1 2 3 4। कांस्टेंट रीजन कितने दिख रहे हैं, चार। तो कांस्टेंट रीजन आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स से इंडिकेट किए गए, तो यहाँ पे चार, वेरिएबल आपका रेड से तो दो, और ज्वाइनिंग आपका येलो से, तो यहाँ पे आपके चार, ठीक है। और एक बात आपको याद रखनी है कि जो वेरिएबल रीजन होता है, हर एक वेरिएबल रीजन के अपस्ट्रीम साइड पे लीडर सीक्वेंस है। तो अगर आप कैपा का अगर देखोगे, कैपा का
समझने के लिए थोड़ा इजी है। कैपा चेन का अगर जीन सेगमेंट देखोगे तो इसमें आपको पहले वेरिएबल मिलते हैं, तो वेरिएबल नियर अबाउट कितने हैं, -85, सॉरी नियर अबाउट कितने, 85। तो 85 वेरिएबल रीजन, हर एक वेरिएबल रीजन के अपस्ट्रीम साइड पे लीडर सीक्वेंस, जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है आपका, जो रेगुलेशन करता है जीन एक्सप्रेशन का। उसके बाद में 5 आपको ज्वाइनिंग रीजन मिल रहे हैं, ठीक है। 5 में से एक जो रीजन है इसको साई से इंडिकेट किया है, मतलब ये इनएक्टिव रीजन है, इसको बोला जाता है सूडोजीन। सूडोजीन मतलब ये आपका अभी एक्सप्रेस नहीं होता या कोडिंग रीजन नहीं है, ठीक है, इसमें म्यूटेशन आ गया। तो 5 ज्वाइनिंग रीजन है, उसमें से एक आपका इनएक्टिवेट हो चुका है। लैम्बडा में 4 ज्वाइनिंग थे, उसमें से एक इनएक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट रीजन कितना है, कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, ठीक है। वेरिएबल 85, ज्वाइनिंग 5 और कांस्टेंट 1। हेवी चेन का देखो, हेवी चेन का अगर आप देखोगे तो हेवी चेन के पास वेरिएबल रीजन कितने हैं, तो वेरिएबल रीजन है 134, ठीक है। उसके बाद डी रीजन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे, जो आपका लाइट चेन में नहीं होता, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। डी रीजन आपके लाइट चेन के जीन में नहीं होता, इसके ऊपर सेंटेंस ऐड हो सकता है। डी मतलब होता है डबल ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ये जो आपका डी रीजन होता है इसको बोला जाता है डबल ज्वाइनिंग या डबल आरएसएस रीजन, मतलब इसके पास में ज्वाइनिंग करने के लिए दोनों साइड पे सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। तो डी रीजन, उसके बाद में डी कितने हैं हमारे पास, तो डी हमारे पास में 13 है, जे कितने हैं, 4 है। तो अभी देखो कांस्टेंट रीजन स्टार्ट हो गया आपके हेवी चेन के। म्यू के लिए है हमारे पास में ये एक्सॉन, ठीक है। डेल्टा के लिए है, उसके बाद गामा 3, गामा 1, गामा 2b एंड गामा 2a, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कांस्टेंट रीजन फॉर इप्सिलॉन एंड कांस्टेंट रीजन फॉर अल्फा। तो हमारे पास में सीक्वेंस क्या है, सी म्यू, उसके बाद सी डेल्टा, उसके बाद सी गामा, उसके बाद सी इप्सिलॉन और उसके बाद सी अल्फा। समझ में आया क्या। तो सबसे पहले जब ये जीन का एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहले कौन एक्सप्रेस होगा, आपका म्यू। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बी सेल के ऊपर सबसे पहले कौन सा रिसेप्टर आता है, म्यू। उसके बाद में नंबर किसका लगेगा, डेल्टा का। क्लास स्विचिंग में जब अपन म्यू को छोड़ के, आईजीएम को छोड़ के दूसरा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे तो तब किसका नंबर लगेगा, गामा का। समझ में आएगा यहां तक। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन के केस में जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है या फिर जो क्लास स्विचिंग होती है एंटीबॉडी की, उसमें आईजीजी ही मोस्टली प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या, यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या।
चलो उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो कि हमने जीन का अरेंजमेंट कैसे है आपका, वो यहाँ पे देखा, ठीक है। बट आपको अभी लाइट चेन का या हेवी चेन का जो जीन रीअरेंजमेंट है वो देखना है। तो लाइट चेन का जो जीन रीअरेंजमेंट है, उसमें हमें अलग अलग रीजन का ज्वाइनिंग करना है। जो अपने बॉक्सेस बताए ना, ये कैपा जीन का अपना जीन सेगमेंट है। अब कैपा रीजन का जो जीन सेगमेंट है, इसमें अपन ने क्या पढ़ा है कि ये आपका हिमेटोपोएटिक स्टीम सेल है। हाँ, इसको सिग्नल मिला और ये अभी आपका डिफरेंशिएट होगा किसके लिए, बी सेल की। अब बी सेल में डिफरेंशिएट होने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, जीन का रीअरेंजमेंट करना पड़ता है। तो ये जो रीअरेंजमेंट है ना, ये रीअरेंजमेंट क्या है हमें यहाँ पे पढ़ना है। हमारे पास में कांस्टेंट रीजन कितना है, एक है, ठीक है। उसके बाद ज्वाइनिंग रीजन कितने हैं, तो हमारे काम के चार है, एक तो इनएक्टिव हो गया है ना। और वेरिएबल रीजन कितने हैं, तो वेरिएबल रीजन हमने 85 तक लिखे थे। तो कांस्टेंट रीजन एंटीबॉडी का ये है, जिसको अपन CL बोलते। CL को कोड कौन करेगा, C मतलब कांस्टेंट रीजन ऑफ कैपा, बराबर। उसके बाद वेरिएबल रीजन होता है यहाँ पे, तो वेरिएबल रीजन को कोड कौन करेगा, तो वेरिएबल रीजन को कोड करने के लिए आते हैं ज्वाइनिंग चेन, ये ज्वाइनिंग चेन का बॉक्स, ठीक है, और वेरिएबल चेन, ठीक है क्या। तो ये आपका ज्वाइनिंग चेन। उसके बाद ये आपका वेरिएबल बॉक्स, ठीक है, और लास्ट में आपका ये कांस्टेंट रीजन का सी कैपा बॉक्स। तो ये तीनों बॉक्सेस को अपन ने को ज्वाइन करना है। हमारे पास में 85 टाइप्स ऑफ क्या है, वेरिएबल रीजन या वेरिएबल बॉक्स। उसमें से कोई भी एक बॉक्स को आपको लेना है। ज्वाइनिंग हमारे पास में 5 टाइप के, उसमें से आपको कोई भी एक टाइप का लेना है। तो जैसे मैंने कॉम्बिनेशन क्या लिया, तो मैंने कॉम्बिनेशन लिया V81 का और J4 का। कांस्टेंट तो एक ही है हमारे पास में, कांस्टेंट अगर बहुत सारे होते तो अपन अलग अलग टाइप के लेते। और वेरिएशन कहाँ पे होता है आपका, वेरिएशन होता है वेरिएबल डोमेन में। तो ये हमारा वेरिएबल डोमेन को कोड करता है। तो एंटीबॉडी का जो अपन ने
लाइट चेन पढ़ा था, ठीक है, ये हमारा लाइट चेन। तो लाइट चेन के पास में हमने दो डोमेन्स पढ़े थे, एक था आपका वेरिएबल डोमेन और एक था आपका कांस्टेंट डोमेन। तो ये वेरिएबल डोमेन को अपन फोकस करो। वेरिएबल डोमेन जो है ये आप अलग अलग टाइप के प्रोड्यूस कर सकते हो, जो अलग अलग एंटीबॉडी के साथ में बाइंडिंग करता है। तो अलग अलग एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करता है। तो अलग अलग एंटीजन के साथ में बाइंडिंग करने के लिए आपके पास में वेरिएबल डोमेन अलग अलग होने चाहिए। तो आप एन नंबर ऑफ वेरिएबल डोमेन प्रोड्यूस कर सकते हो जो आपको डाइवर्सिटी देगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल डोमेन लेना है, कोई भी एक जे रीजन लेना है जो आपको वेरिएबल डोमेन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो आपका ये एन टर्मिनल रहता है और ये आपका क्या होता है, सी टर्मिनल है। अब देखो कि हमें क्या करना है, सबसे पहले करना है वीजे ज्वाइनिंग। वीजे ज्वाइनिंग अगर आप करोगे, वीजे मतलब वेरिएबल एंड जे रीजन का ज्वाइनिंग, तो क्या होगा यहाँ पे, कोई भी जिसका कॉम्बिनेशन आपको करना है, जैसे मेरे को J4 और 81 का करना था, तो मैंने क्या किया, J4 एंड 84 V84 इसका कॉम्बिनेशन बनाया। तो ये आपका 84 वाला वेरिएबल रीजन है और ये आपका 4 वाला ज्वाइनिंग बॉक्स है। 84 के, सॉरी ये अपने 81 लिया था, है ना। तो 81 के इस साइड में, अपस्ट्रीम साइड में 1 से लेकर कितने हैं, 83 तक है। उसके बाद में आपका 84, सॉरी 81 एंड 4, और उसके बाद में फिर से आपका 81 के बाद 82, 83, 84 रहेगा। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है किसका, डायरेक्ट 85 का, मतलब सबसे लास्ट वाले। तो सबसे लास्ट वाले बॉक्स का अगर ज्वाइनिंग किया है तो वेरिएबल ये 85 ज्वाइन विद दी ये J3 लिखा है, सॉरी कौन सा है, J4। तो J4 का ज्वाइनिंग हो गया और 85 का ज्वाइनिंग हो गया। J4 के पास में क्या बचा आपके पास में, J5। तो बीच वाला पोर्शन जो है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉम्बिनेशन में बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आपके पास वेरिएबल 85 है और J4 है और ये आपका कांस्टेंट है। हमें जब वीजे ज्वाइनिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, ऐसे लूप बनाते हैं। ये आपका J5 है, ये J4 है और इसके अपस्ट्रीम में आपका ये J3 रहेगा, J2 रहेगा, ठीक है, और J1 रहेगा। हमें रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में करना है, तो रिकॉम्बिनेशन हमें करना है ये दो रीजन के बीच, ठीक है। इसका रिकॉम्बिनेशन अगर होता है तो आपका बाकी का पोर्शन जो है लूप आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा, ये आपका बाहर निकल गया। तो इसमें आपका J3 बाहर निकल गया, J2 बाहर निकल गया, J1 बाहर निकल गया। हमारे पास में सिर्फ अभी क्या बचा है, V85 एंड J4, और उसके बाद में आपका एक और बचा है दैट इज J5, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये आपके लूप में आया नहीं था। ये समझ में आया क्या सबको।
यहां तक किसी को डिफिकल्टी है क्या? समझ में आ रहा होगा तो बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो भी बताओ। आ रहा है सर। पक्का आ रहा है कि जबरदस्ती नहीं है? नहीं सर। नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सर, मुझे आ रहा है, बाकी तो किसको किसको समझ में आ रहा है, हैंड रेस करो अपने। जबरदस्ती नहीं है, हाँ। चलो, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, बट कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वो बताओ ना। क्योंकि मेरे को ऐसे ही पढ़ाना आता। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है, ये टॉपिक में या फिर बाकी के टॉपिक में, तो आप क्लियरली बता दो। सर हम्म। थोड़ा समझ में आता है जब आप पढ़ाते हो, पर जब तक हम पूरा वीडियो फिर से नहीं देखते तब तक समझ नहीं आता पूरा। फिर से वीडियो देखने से पहले नहीं। और दीपाली, हेलो। हाँ सर। हाँ, कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा? ये समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे होता है सर, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो पढ़ने जाते तो क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते बरोबर, पहले जैसे आते थे। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ना मैं, इसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ा सकता। नहीं सर, ये बात, इस पूरे इम्यूनोलॉजी की पूरी बात कर रही हूँ मैं सर। मुझे इम्यूनोलॉजी बरोबर बराबर समझ में नहीं आ। एक तो मैंने वो बीच बीच के मेरे छूट रहे हैं। दिव्या, यस सर। कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा? सर ये जो अभी इसके पहले आपने दो डायग्राम एक्सप्लेन किए ना, वहां हम्म। से थोड़ा प्रॉब्लम है। अरे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। आप लोगों को मैं पूछता हूँ कि यहाँ तक ठीक है क्या, तो आप वहां पे कुछ भी नहीं बोलते, कोई भी नहीं बोलता कि सर एक बार बताओ। सर वो एग्जैक्ट क्या पूछना है वही समझ वही में समझ, नहीं आता सर, कभी कभी। मतलब टाइम पे एकदम कुछ क्या? कुछ समझ जाता पोर्शन, कुछ कुछ जगह मतलब प्रॉब्लम चले जाती, तो फिर वो पूरा ही मतलब कंसेप्ट ही हो जाता। अरे तो इसीलिए तो मैं हाँ सर। पूछता ना आप लोगों को कि कहाँ पे प्रॉब्लम जा रहा है। आपको जब मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी टॉपिक, तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होने के बाद में मैं पूछता हूँ हाँ ठीक है कि यहाँ तक, तो कोई भी बोलता नहीं, मेरे को लगता है कि सबको समझ में आता। अब आप बोलोगे ही नहीं, अब वो पोर्शन अगर आपको समझ में नहीं आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टार्टिंग का पोर्शन कौन सा था, जिन सेगमेंट का, ये जिन सेगमेंट का ही अगर आपको समझ में नहीं आया तो बाकी का क्या समझ में आएगा? बाकी का तो और कॉम्प्लिकेटेड है इसके बाद में।
ये वाला अगर आपको समझ में नहीं आया तो आगे का क्या समझ हाँ में सर, आएगा? यही से थोड़ा बहुत समझाइए, 60-70%, फिर समझा नहीं तो वो कंसेप्ट फिर। इसमें क्या नहीं समझा? इसमें क्या नहीं समझा वो बताओ। अब ये पूरा है तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना मैं। मुझे जब तक समझ में नहीं आया कि आपको कौन सा पॉइंट नहीं समझा, मैं उसको नहीं समझा के दे सकता। आप अगर स्पेसिफिक पॉइंट बताओगे ये ना तो मैं। सूडोजीन वाले से, हाँ, सूडोजीन वाले से थोड़ा डबल वाला भी समझा था, फिर उसके बाद यहाँ से ये जो म्यू डी, ये सब, म्यू डी नहीं समझा? ये डबल सीक्वेंस आपके डबल वाला बताए थे ना, हेवी चेन डीएनए से, वहां से। चलो एक एग्जांपल बताता मैं आपको। हमारे पास तीन बॉक्सेस हैं, ठीक है। एक बॉक्स है रेड कलर का, ठीक है। दूसरा बॉक्स है ऑरेंज कलर का, और तीसरा बॉक्स है ब्लू कलर का। या फिर अपन इसको चेंज कर देते हैं, ये येलो कलर। चलो ये समझ में आया है क्या? रेड जो बॉक्स है ना, जिसको अपन ने रेड बोला है, इसमें टोटल 134 पेंट के बॉटल है आपके पास में, ठीक है क्या? पेंट के बॉटल है, या आप डिब्बी ले सकते छोटी जिसमें पेंट रखा हुआ। कितने हैं? 134। बट वो जो रेड कलर के जो शेड है ना, वो लाइट से डार्क की तरफ बनाए हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है अभी? 134 शेड है आपके किसके? रेड के, जैसे एशियन पेंट में आते हैं ना, तो वैसे शेड है आपके पास। उसके बाद में येलो, येलो कलर जो है इसके मैंने 4 शेड रखे, ठीक है क्या? तो येलो कलर के 4 शेड रखे हैं, और जो ब्लू कलर है इसके भी 4 रखे हैं। इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये मैं अभी इसको 13 कर देता। येलो कलर के 13 शेड, ब्लू कलर के 4 शेड, और रेड कलर के 134 शेड। ये समझ में आया क्या? मुझे रिस्पांस दोगे ना तो मैं इसको अच्छे से समझा सकता, नहीं तो जो कंटिन्यू हाँ कर रहा है सर। वो चलेगा। हाँ, रिस्पांस देते यस जाओ, सर। ठीक है। नहीं तो मेरे को कैसे पगले जैसा लगता, आप लोग बात नहीं करते, मैं अकेला बड़बड़ करता रहता, है कि नहीं? यस। तो 134, 13 और 4, ये तीन तीन कलर है आपके पास में, रेड येलो ब्लू। रेड के 134 शेड लाए, येलो के 13 लाए, ब्लू के 4 लाए। अब आपको क्या करना है? रूम को पेंट करना है। रूम को पेंट करना है, आपके पास में बहुत सारे रूम है, एन नंबर ऑफ रूम है। एक बड़ा होटल है, ऐसे समझ लो कि ताज होटल का आपको ऑर्डर मिल गया पेंटिंग करने का।
आपको हर एक रूम को अलग अलग शेड देना है। आपको रूम इतने सारे हैं कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते, जिसको बोले एन नंबर ऑफ, जैसे हमारे पास में इंटीजर्स होते हैं। अब आपको क्या करना है, उस वो जो ऑनर था उसने क्या बोला कि हर एक रूम को अलग शेड आना चाहिए। क्या करोगे रे आप आंसर दे दो, उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर। क्या करोगे? उसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, मिक्स कर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। किसके कॉम्बिनेशन? 3 कलर के, है ना। 3 कलर की। कंडीशन क्या है कि आपको कोई भी एक डिब्बी उठानी है, एक बॉक्स में से, रेड बॉक्स में से एक डिब्बी उठाओ, येलो से एक उठाओ और ब्लू से एक उठाओ। ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, एक एक डिब्बी उठा रहे या बॉटल उठा रहे और एक कॉम्बिनेशन बना रहे, इसको मिक्स कर रहे। मिक्स करने के बाद में क्या मिलेगा आपको? एक वेरिएंट मिलेगा जो तीनों का कॉम्बिनेशन है, बराबर। तो मैंने पहला कॉम्बिनेशन पहला क्या लिया? बॉक्स नंबर 1 किसका? रेड का R1, येलो 2 एंड ब्लू येलो 1 एंड ब्लू 1। एक कॉम्बिनेशन बन गया। दूसरा कॉम्बिनेशन रेड 1 येलो 2 ब्लू 1, रेड 1 येलो 3 ब्लू 1। ऐसे आप सिर्फ येलो भी चेंज करोगे ना R1 के साथ में, तो भी आपके 13 शेड बन जाएंगे सिर्फ येलो के बेसिस पे। आप अलग टाइप का वेरिएंट बना सकते हैं। R2 लो, येलो 1 लो, ब्लू 1 लो, R3 लो, येलो 1 लो, ब्लू 1 लो। तो ऐसे आपके n नंबर ऑफ शेड बन सकते। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ हाँ सर। बनेंगे। अब ये जो मैंने शेड बताया ना कलर के, ये एक शेड आपका इंडिकेट करता है वेरिएबल रीजन। ठीक है क्या? हाँ सर। हाँ, ये आपका रेड मतलब है वेरिएबल रीजन, जो हेवी चेन के पास में होते हैं। कितने? 134। ये येलो का मतलब है डी रीजन, कितने होते हैं? 13। और ब्लू का मतलब है जे रीजन, कितने होते हैं? 4। तो आपको ये तीनों रीजन का कॉम्बिनेशन करके एक वेरिएबल रीजन बनाना है। तो वेरिएबल रीजन इज कॉम्बिनेशन ऑफ VDJ। समझ में आया क्या? तो यही अगर आप लाइट चेन के केस में बात करते हो, तो लाइट चेन के पास में डी रीजन नहीं होता, उसके पास में सिर्फ आपको 2 ही बॉक्सेस दिए हैं, रेड ब्लू, मतलब वेरिएबल एंड जॉइनिंग, और इसको मिला के ही आपको कॉम्बिनेशन बना। अब समझ में आया?